नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम जीएस पॉइंटर कंप्लीट कर रहे थे। जीएस पॉइंटर जो हमारा विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आए रहते हैं उनको सम्मिलित करके आप देखेंगे एक ही फ्रेम में, मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन के फैक्ट में बना देता है जीएस पॉइंटर। उसको आज हम पढ़ रहे थे। ये हमारा इसका चौथा और पांचवा वीडियो है। और साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे, पहले हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वह भारतीय पूर्वालोक मतलब भारतीय इतिहास कंप्लीट कर रहे हैं। हमने यह विचार किया है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद हम जंप करेंगे सीधा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पे और उसके बाद भूगोल पे। भूगोल में हम पहले भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद विश्व के भूगोल में आएंगे। हमें ध्यान रखना है, हम अभी रिवीजन मोड पे हैं। हमने पूर्वालोकन पढ़ ली थी। अब हमें क्या पढ़ना था? अब जो हमें पूर्वालोकन में फैक्ट याद, मतलब ऐसे प्रश्न जो हमें बीच से कहीं फंस सकते थे, या पूरा पूर्वालोकन का रिवीजन के तौर पे हम जीएस पॉइंटर पढ़ रहे थे, जो आपकी देखेंगे यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ यहाँ लिखा हुआ था, कट गया। आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। घूम फिर के किसी प्रश्न को तोड़ मरोड़ के इन्हीं से बनाया जाता है, अदरवाइज प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। मैं देखिए और ज़ूम कर दे रहा हूँ, एक बार देख लूँ कैसा दिख रहा है। हाँ, क्योंकि जब आप अपने देखिए मेरा फेस दिख नहीं रहा है, मैंने फेस को हाइड कर रखा है। लेकिन जब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे इस पे पढ़ें, तो आपको एकदम विज़ुअल बड़ा-बड़ा दिखना चाहिए। छोटा-छोटा जो लिखा रहता है ना, तो इतने में मज़ा नहीं आती पढ़ने में। चलिए प्रारंभ करते हैं। मौर्योत्तर काल देखते हैं। मौर्य काल हमने पूरा देख लिया था, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? मौर्योत्तर काल देखने जा रहे हैं। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, स्ट्रेटो सेकंड था। याद करिएगा, हिंद यवन शासक के बारे में पूछ रहा है जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, वो स्ट्रेटो सेकंड था। बिंबसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के समय की नहीं है, वह कौन है? मिलिंद नहीं है। इसी का उपन्यास आप मिलिंद पंधो में पढ़ेंगे। बिंबसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित सब एक ही समय के हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। काव्य शैली का जो प्राचीनतम, तो काव्य शैली में जो लिखा गया कुछ भी है ग्रंथ है, उसके सबसे पुराने प्राचीनतम स्रोत किसमें मिलते हैं? वो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं किसमें? जूनागढ़ के अभिलेख में। इसलिए सीधा कहा जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां कहाँ वर्णित हैं? वो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित हैं। बिना बिना बेगार से सुदर्शन चील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। यानी कि जब उसका जो सुदर्शन चील का जब जीर्णोद्धार हुआ था, यानी कि फिर से उसको रिपेयर किया जा रहा था, तो उसमें जो है सभी मजदूरों को पैसा देकर, ऐसा नहीं कि फ्री में, पैसा देकर जो उसका फिर से वो रिपेयर कराया गया, यानी कि जीर्णोद्धार कराया गया, वो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। और सुदर्शन झील बनवाया किसने था? सुदर्शन झील बनवाया था अ, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर अशोक आएगा, फिर बिंबिसार और उसके बाद रुद्रदामन भी आता है। वह शासक जिसके सिक्के पर संकीर्ण एवं संकीर्षण एवं वासुदेव दोनों का अंकन है, उसका नाम है अगाथोक्लीज। क्योंकि वह शासक जिसके सिक्के पे आप अब संकीर्षण एवं वासुदेव दोनों का अंकन देखेंगे, तो वो कौन है? अगाथोक्लीज है। कादम्ब क्षत्रपों ने जिस धातुओं में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, वह धातु कौन सी है? वह ताम्र धातु है। वह धातु कौन सी है? वह ताम्र धातु है। ये दिख रहा है? हम्म। अब एक तरफ शासक है और उनका राजवंश लिखा हुआ है। डिमेट्रियस कहाँ का था? वो हिंद और यूनान था।
रुद्रदामन कहाँ का था? वो शाक शासक था। गोंडोफर्निस कहाँ का था? वो पल्लव शासक था। विम कहाँ का था? वो कुषाण का था। विम ने ही कहते कुषाण वंश की स्थापना की थी। अब है उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो जारी किए थे, वो कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। प्रथम नहीं, तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे किसने? कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, प्लस सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने चलाए थे। विम, कडफिनिश, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। यानी बुद्ध का अंकन इसने अपने सिक्के पे कराया था, वह कनिष्क ने करवाया था। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, विम कडफिनिश कड विम कडफिसिस कडफिसेस ने सर्वप्रथम आप देखेंगे वो सोने के सिक्के चलाए हैं। विम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था वह था विम कडफिसेस था, जिसने नियमित रूप से आप देखेंगे सोने के सिक्के को चलाया था। ऐसा ध्यान रखिएगा कि जब सोने के सिक्के की बात आए तो आपको कुषाण वंश को याद रखना है। योद्धे सिक्के का अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी की है। फिर से याद रखना, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख में तिथि मिलती है, वो मिलती है 81 ईस्वी की मिलती है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था कुषाण शासक का। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने 81 यानी कि 3 साल बाद जो एक सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा अपनी बनवाई थी, तो उसमें तिथि जो लिखा है वो 81 लिखा है। अब है शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। आप देखेंगे कि कुषाण का शासनकाल भी 78 ईस्वी में, तो इसी के माध्यम से जो आप देखेंगे वो शाक्य गणराज्य की जो बनाया गया था वह कुषाणों के द्वारा 78 ईस्वी में जब कुषाण बैठे थे गद्दी पे तो माना जाता है। शक संवत कब माना जाता है? 78 ईस्वी को माना जाता है। अब विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में कितना है? वह 135 वर्ष का है। यानी विक्रम संवत उठा ले और शक संवत उठा ले, दोनों के बीच 135 वर्ष का अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? वो हुआ था 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। शक संवत प्रारंभ हुआ, वो हुआ आपका 78 ईस्वी में। देखिए ईसा पूर्व जो होता है वह घटते क्रम में आता है। 57 के बाद 56 आएगा, 56 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद आप देखेंगे कि 54 आएगा। इस तरह घटते घटते जीरो आ जाएगा, तब वहां से एक ईसी पूरे स्टार्ट हो जाएगा। एक ईसी, एक ईसी, दो ईसी, तीन ईसी, चार ईसी से करते करते कुल मिला के 78 ईसी आ जाएगा। तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हो जाता है। तो शक संवत प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। दोनों के बीच अंतर कितना है? दोनों के बीच 135 वर्ष का अंतर है। 1931, 52, 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत
का वर्ष है वह है 1931। 1931 का जो समय आप देखेंगे वो 2009 में जब शक संवत के हिसाब से वो जो होगा 1931 का समय हो जाएगा। अश्वघोष, वसुमित्र, कलिंग, कालिदास तथा कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था वो कौन था? अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वो आपको कनिष्क के शासन काल में मिलेंगे। यानी कि मिलेंगे क्या मतलब उनके समकालीन। जैसे वर्तमान में आपका दोस्त है, आपके दोस्त का घर है और आपका घर है, वो एक दूसरे के समकालीन हो गए ना। ठीक वैसे ही इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कंबन में से जो कनिष्क का समकालीन था वह अश्वघोष और वसुमित्र था। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार संबंधित नहीं है वह पतंजलि जी हैं, जो आप देखेंगे कनिष्क के शासन काल या उसके दरबार से संबंधित नहीं है। और बाकी अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन ये सभी आपको किसके दरबारी मिलेंगे? किसके समकालीन से या दरबारी थे? हाँ, वो थे अशोक, सॉरी कनिष्क के थे। नागार्जुन आपको याद होगा, नागार्जुन संप्रदाय जो है वह देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अब कनिष्क के रबतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? नगर कौन है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा है। फिर से याद रखिए कि कनिष्क के रबतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? नगर कौन कौन से हैं? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और उसके बाद आप देखेंगे कि चंपा है। अब है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। आप देखेंगे तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला कहाँ है ये कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ इसमें फिर से याद रखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में चरक और जीवक दोनों ने ही कहते हैं शिक्षा प्राप्त की थी। अश्वघोष, पर्श, वसुमित्र तथा विशाखा दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था वह विशाखा दत्त नहीं था। याद रखिएगा विशाखा दत्त जो है कनिष्क के शासनकाल से नहीं है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो अयोध्या लेख से प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? राजा अपने द्वारा घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा दौड़ते हुए जिन भी राज्य की सीमा से गुजरता था या राज्य से गुजरता था वहाँ की राजा को अगर वहाँ की जो भूमि हो जाती है जैसे समझिए वो जो है आप देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग की हो जाती थी। लेकिन अगर जो राजा उस घोड़े को रोक देता था और साथ ही रोकने के बाद तब उन दोनों के बीच यानी जिस राज्य से घोड़ा आया है और जिस राज्य में घोड़ा रोका गया है दोनों के बीच युद्ध होता था। जो राज्य विजयी हो जाता था वो वहाँ की स्थापना कर लेता था। वैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने भारत में स्थापित होने के लिए क्या किया था? अश्वमेध 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया किसने? कर्ण वंश ने राज किया। याद रखिएगा शुंग वंश के बाद किसने शासन किया? शुंग वंश के बाद आप देखेंगे कि कण कणक कणव वंश ने शासन किया। अब है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वसुदेव। उसके बाद देखेंगे वसुदेव के बाद समुद्रगुप्त में समुद्रगुप्त में से वह शासक जो व्यापार व्यवस्था का संरक्षक कहलाता है
गौतमीपुत्र सातकर्णी है। गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या है? वह देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। मौर्य के बाद प्राचीन भारत में सबसे प्रभावशाली सबसे प्रभावशाली राजा थे कौन? सातवाहन थे। सातवाहन राजा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राजा थे। अब है मौर्यों के बाद भारत दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राजा बना कौन? सातवाहन बना। याद रखिएगा, सातवाहन बना है। फिर है चिमुक संस्थापक थे सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश की स्थापना चिमुक ने की थी। याद रखिएगा, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। चिमुक ने की थी। अब मान सकते हैं चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, उसका नाम क्या था? पाक जाओ। पान जाओ उसका नाम था। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, वो थे मौर्य एवं कुषाण वंश से। मौर्यों का वंश में अशोक में आप देखेंगे कि वो म्यांमार के आगे तक पहुंच गया था, म्यांमार लाओस तक पहुंच गया था। फिर कुषाणों का भी यही था। और और अशोक के समय तो आप देखेंगे वो अफगानिस्तान तक की सीमा को प्रभावित किया था। पानी पीते रहना चाहिए, गर्मी आ गई है। अब उसके आगे देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विवाह। और साथ ही इसके बारे में पता हो जिसका प्रारंभ कब से हुआ था? कुषाणों के काल से हुआ था। कुषाणों के काल कब? कुषाण जो कहते हैं थे, वो कनिष्क उसमें बैठे थे गद्दी पे? सन 78 में बैठे थे। 78 ईस्वी में बैठे थे। और तभी से वहां से शक संवत प्रारंभ हो जाता है। सॉरी, 81 में उन्होंने शक संवत प्रारंभ किया था और 78 में वो गद्दी पे बैठे थे और उसी समय गद्दी पे बैठने के समय ही शक संवत प्रारंभ हो जाता है। विक्रम संवत कब हुआ था? वो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। दोनों के बीच अंतर कितना है? दोनों के बीच अंतर 135 वर्ष का है। तो कुषाणों के साथ के समय यानी कि लगभग 78 ईसा पूर्व या 75 ईसा पूर्व में ही बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, बाल विवाह जो प्रथा हुई थी वो कब से प्रारंभ हुआ? तो वह कुषाणों काल से प्रारंभ हुआ था। कला की गांधार शैली फूल पत्ती कुषाणों के समय के हैं। तब जो कला की गांधार शैली होगी उसमें जो फूल पत्ती के बारे में उल्लेख होगा। देखिए, गांधार शैली होती है, मथुरा शैली होती है और बीसर शैली होती है। तो आप देखेंगे जो गांधार शैली है वो कहाँ से प्रभावित है? वो देखेंगे यूनान की तरफ से प्रभावित है। और कुषाण कैसे शासक थे? वो हिंद यूनान शासक थे। गांधार शैली में क्या होता है कि शरीर को लंबा चौड़ा दिखाया जाता है। हम्म और बौद्ध में गांधार शैली में ही बौद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी थी। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे बताए थे आपको। और उसमें जो चोला लटका वो दिखाया जाता है। हाँ, तो ये सब किसके प्रतीक थे? ये सब जो थे, और उसमें जो है फूल पत्ती भी होती गांधार शैली में। तो वो कब आई थी? वो कुषाणों के समय हुआ था। अब शक क्षत्रप कला में परिसत्र क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात था एक। सोना मतलब 1% था और चांदी 35% के हिसाब से थे। 1/35 का अनुपात था। याद रखिएगा, पूछेगा सीधा क्वेश्चन बनाएगा। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? वो अनुपात 1/35 था। लोग 1/4 1/8 टिक कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस समय जो वो शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी का जो सिक्के चलाए जाते उनका अनुपात में 1% जो होता था वह सोना होता था और 35% का भाग जो चांदी का होता था। अब राजवंश देख लेते हैं। अब धातुओं के सिक्के की धातु कौन कौन से राजवंश में कौन कौन से सिक्के आए थे?
कुषाण वंश में जानते हैं आप स्वर्ण एवं ताम्र के आए थे। ताम्र के सिक्के जो सर्वाधिक संख्या में जो तांबे के सिक्के जो जारी किए गए कुषाणों के द्वारा किए गए। सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए थे वो विम कन्फ्यूज जो कुषाण वंश का था उसने चलाए थे। गुप्त काल में क्या था? वो स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलाए गए थे। गुप्त काल में क्या चलाए गए थे? वो स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलाए गए थे। सातवाहन काल में चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन 4 चीज़ के सिक्के चलाए गए थे। लेकिन यहाँ पर सातवाहन वंश में आप सोने के सिक्के के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कलचुरी में कौन चलाए थे? तो स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों जो पदक मिलते हैं वो कलचुरी वंश से संबंधित है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि सोना, चांदी और तांबा का मिलते हैं जो पदक, वो कलचुरी वंश के जो सिक्के जारी किए जाते थे उससे प्रारंभ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कलचुरी वंश जो है वो तीनों पदक जो हैं स्वर्ण, चांदी और तांबा तीनों के लिए उत्तरदायी हैं। अब उसके आगे हम देखने जा रहे हैं कि जो सही सुमेल है वो है गांधार कला कब आई थी? कुषाणों के काल में आई थी। जूनागढ़ अभिलेख किसका था? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख था। मिलिंद पन्हो किसने थे? मीनांडर की मिलिंद पन्हो थी। उसके बाद तक्षशिलालेख क्या है? पतिक है। तक्षशिलालेख किसका है? वह पतिक का है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ जो बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी उसको अफगानिस्तान के कुछ अलगाववादी और उपद्रवी तत्व ने उसको नष्ट कर दिया था, जिससे वह जो एक टूरिज्म का क्षेत्र फैल रहा था ना, वह खत्म हो गया था। उसके आगे देखेंगे, वह कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं गांधार। गांधार शैली में आपको पता है और भारतीय और यूनानी शैली को मिक्स किया जाएगा तो गांधार शैली उत्पन्न होती है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरीय चट्टान यानी रिफ्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, वह है गांधार मूर्ति शैली। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्फीति चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, वह है गांधार मूर्ति कला है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है क्या क्या है? वो है यूनानी सबसे पहले, फिर शाक, फिर कुषाण और फिर हूण आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट यही क्रम आएगा। मतलब मुझे लग रहा है ये ऐसा लग रहा है कि इस बार ये प्रश्न जरूर बनेगा, रिपीट करेगा कि जो प्राचीन काल में भारत पे जो आक्रमण हुए हैं उनका सही क्रम। सबसे पहले यूनानी आए थे, आपको पता होगा, फिर शाका आए थे, फिर कुषाण आए थे, फिर हूण आए थे। ये जो तीनों क्रम हैं ये पहले भी क्लास जब पहले ही वीडियो बनाया गया था उसमें भी बताया गया था कि सबसे पहले आपके यूनानी आए थे आक्रमण करने, फिर शाक आए थे, फिर कुषाण थे, फिर जो है हूण आएंगे। अब है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालक्रम कौन सा है? यूनान, शाक और कुषाण। ये भी वही प्रश्न है जो रिपीट हो सकता है। अब है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था और डेरियस प्रथम था। याद रखिएगा, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? वो डेरियस प्रथम था। उसके आगे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन शासकों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? वह सातवाहनों का है। सातवाहन सबसे पहले आएंगे। राष्ट्रकूट और चालुक्य और पल्लव ये सब आपको जो 500 ईस्वी के आसपास इनका कालक्रम प्रारंभ होता है। तो सातवाहन सबसे पहले आएंगे। राष्ट्रकूट आपको देखने को मिलेगा कन्नौज युद्ध में, जब आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रकूटों के बारे में वहां पढ़ेंगे। अब है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन शासकों की जो सबसे लंबी सूची मिलती है वो कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में किस राजवंश की?
सूचना मिलती है, वह सातवाहन राजवंश की सूचना मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ? अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। जो सातवाहन शासक थे, उनकी जो राजधानी बनी थी वह अमरावती थी और प्रतिष्ठान थी। याद रखिएगा, सातवाहनों की राजधानी अमरावती और प्रतिष्ठान थी। कई बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो कम से कम इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा कि इस प्रश्न में उत्तर ये वाला है। अब आगे देखते हैं कि एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। आप देखेंगे एका ब्राह्मण शब्द प्रयोग होता है। एका ब्राह्मण शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए प्रारंभ होता है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त होता है? वो होता है गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए प्रारंभ होता है। अब राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथीगुम्बा अभिलेख के साथ। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथीगुम्बा अभिलेख के साथ जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथीगुम्बा अभिलेख से जुड़ा है। सीधा ऐसे याद रखिए ना, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख, एक बार में याद हो जाए, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख। अब है राजवंश एक तरफ और दूसरी तरफ राजधानी है। अब है शुंग, वो है पाटलिपुत्र के। शुंग कहाँ के हैं? वह पाटलिपुत्र। सातवाहन शासक, वो पैठन। कदम्ब, बनवासी, चंदेल, महोबा हैं। यहाँ आप सातवाहन का इससे पहले भी पढ़े, अमरावती और प्रतिष्ठान तीनों पढ़े हैं, तो इन तीनों को भी याद रखिएगा। सही कालानुक्रम है, सातवाहन आए थे, फिर वाकटक आए थे, फिर चालुक्य आए थे। तो ये सही वंश सही है। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, मैं अपने चार्जर का बटन ऑन कर लूँ। आवाज आ रही सही? ठीक है। अब आगे देखते हैं। सही कथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य भाषाओं को अपनाया। सही कथन है, सातवाहन काल में देखेंगे, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। साथ ही साथ सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य भाषाओं को भी अपनाया था। अब सत्य कथन देख लेते हैं। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। जो सातवाहन शासक थे कैसे थे? वो सातवाहन शासक जो थे वो प्राकृत भाषा के पोषक थे। साथ ही साथ सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया। यहाँ कला के लोक पक्ष से क्या तात्पर्य है? कला के लोक पक्ष से तात्पर्य हुआ है जो जनता की कला होती है, कि कहीं बाजार में खड़े होके कोई सब्जी खरीद रहा है ना, बाजार मंडी हो गई, कहीं कुछ काम कोई हो रहा है, तो वो लोक कला के अंतर्गत आता है। तो इस वाली अब अभिलेख है और शासक है। अभिलेख में है, नासिक का अभिलेख किसने? गौतमी पुत्र शातकर्णी का है। भीतरी का स्कंदगुप्त का। ऐहोल का
पुलिकेशन द्वितीय का है। ऐहोल का अभिलेख किसका है? वो है पुलिकन द्वितीय का। नासिक का अभिलेख किसका है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का है। और भीतरी का किसका है? वह स्कंदगुप्त का है। तो याद रखना है, ये तीनों अभिलेख का नाम याद रखना है। अब आगे देखते हैं। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, वो है इक्ष्वाक वंश से। यहाँ मिट गया है लेकिन मुझे पता है, यहाँ इक्ष्वाक वंश लिखा हुआ है। वह शासक जिसके वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, वह इक्ष्वाक हैं। सत्य कथन देख लेते हैं क्या है। कुषाण पारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। आज वर्तमान में भी आप देखेंगे कि अगर भारत की एक भारत का स्ट्रक्चर आपको बनाते हैं, नहीं बहुत टाइम वेस्ट होगा, इतना ध्यान रख लीजिए कि इस सत्य कथन जो कुषाण थे फारस की खाड़ी के साथ साथ लाल सागर से भी होकर व्यापार करते हैं। उसके बाद देखते हैं अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय तथा खारवेल में से वह जो जैन धर्म के संरक्षक थे, वह देखेंगे खारवेल थे। खारवेल हो गए। उसके बाद आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए। ये सब किसके संरक्षक में आएंगे? ये सब जैन धर्म के संरक्षण में आएंगे। फिर वहीं अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, तो ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित। अशोक को तो आपको पता ही है। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। चेदी वंश महामेघवाहन से इंपॉर्टेंट है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किससे? वह चेदी वंश से संबंधित थे। कलिंग एक ऐसी जगह थी, आप देखेंगे, जो आपको दक्षिण के व्यापार के साथ साथ समुद्री व्यापार पर भी वो अपना एक टोल मार्ग की तरह थी कि अगर आपने जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली, वह दक्षिण के साथ भी व्यापार करेगा और साथ ही साथ वह समुद्री व्यापार भी कर पाएगा। और कलिंग विजय किसने की थी? वो की थी राजा अशोक ने की थी। तो खारवेल जो उसी कलिंग से थे। खारवेल किस वंश के थे? वह चेदी वंश के थे। अब है पूर्वी रोम शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक योगदान था विधि में था। किसका था? विधि में था। तो इसमें था, वो विधि में था। जो पूर्वी रोम शासक जस्टिनियस का सर्वाधिक योगदान किसमें था? विधि से। देखिए जस्टिस जो पूर्व का राजा था जस्टिनियन, जस्टिनियन से ही नाम से पता चल रहा है। जस्टिस, जस्टिस किसके लिए? विधि के लिए जस्टिस। तो हो सकता है जो जस्टिस नाम आया है, जो वर्तमान में जस्टिस कहते हैं, वह जो है उस राजा के नाम से प्रेरित हो जो पूर्वी रोम शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। तो उस राजा का जो योगदान था, उस राजा के नाम पर ही विधि में जो योगदान सबसे ज्यादा है जस्टिस का ना, उसी के नाम पे जस्टिनियन के नाम पर ही जस्टिस पड़ गया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक फैक्ट आपको मिल गया। अब शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे कहाँ से? उज्जैन से। शुंग शासक थे, उनके पूर्वज संबंधित थे वो सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 दान में देने की प्रथा की थी, वो था बालपुत्र ऋषि था। अब पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन थ्री के लेखक है कौन? इसके लेखक कोई पता नहीं, इसलिए अज्ञात लेखक हैं। तो अब हम लोग कल जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो गुप्त काल से स्टार्ट करेंगे और अब थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, एक एक बार में या 3 3 बार में वीडियो खत्म करने की, कि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हमारा जो है मुश्किल से 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको रिवीजन में भी सही लगे।
चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।